नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महापलायन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वह धुरी थे जिसने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर रखा था। सुभाष चंद्र बोस भारत को मुक्त कराने का स्वप्न लिए काबुल के रास्ते जर्मनी गए। सुभाष चंद्र बोस की यह यात्रा उनके जीवन की कठिनतम यात्राओं में से एक थी। लंबी पैदल यात्राओं ने उन्हें इतना थका दिया कि कई बार उन्हें यह लगने लगा कि उन्होंने इस यात्रा का निर्णय ही गलत ले लिया। फिर पहचान छुपाने के प्रयास में भी उन्होंने मानसिक यातनाएं झेली। वे एक गूंगे बहरे व्यक्ति के रूप में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ जिस व्यक्ति को भेजा गया था वह भी काबुल के बारे में बहुत कम ही जानता था। पहले उन्होंने रूसी कॉन्सुलेट से संपर्क साधकर मॉस्को जाने का इरादा किया था, लेकिन अथक प्रयास के बाद भी संपर्क न साध पाने पर वे इटालियन काउंसिल पहुंचे, जहां उन्हें आशा की एक किरण नजर आई। वे काबुल में 45 दिनों तक रहे। शुरुआत के कुछ दिनों एक लॉज में रहने के बाद वे एक व्यापारी उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर पर रुके। उन्होंने उत्तम चंद्र को अपने जीवन और इस यात्रा के विषय में बताया। कुछ वर्षों बाद उत्तम चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1945 के मई महीने में रावलपिंडी की जेल में बंद उत्तम चंद्र ने सुभाष चंद्र बोस के काबुल प्रवास के इन 45 दिनों का ब्यौरा उर्दू में लिखना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस के काबुल प्रवास पर उत्तम चंद्र के ये लेख अत्यंत प्रामाणिक हैं। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काबुल प्रवास की कुछ झलकियां। सन 1941 ईस्वी के फरवरी महीने की बात है। सुबह का समय था। काबुल शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान से मानो बर्फ गिर रही थी, ऐसे जैसे धुनकी हुई रुई के रेसे बरस रहे थे। पहाड़, घरों की छतें, रास्ते, सब कुछ ही बर्फ से ढका हुआ था। कहीं भी नजर डालो तो शुभ्र धवल बर्फ की चकमक से आंखें चौंधिया रही थी। उस कड़ाके की ठंड में घर के बाहर निकलने की भला किसमें हिम्मत थी। लोगों की आवाजाही करीब करीब नहीं ही थी। बाजार एकदम सुनसान हो गए थे। मैं अपने दुकान में बैठा हिंद तंतुओं का मजा ले रहा था। उसी वक्त हिंदुस्तान ट्रेड एजेंसी के सिपाही ने हिंदी अखबारों का एक बंडल लाकर मुझे दिया। अखबार देखकर मुझे हमेशा ही बड़ी खुशी होती है। अखबारों की तो मुझे लत जैसी ही है। और फिर जब से सुभाष चंद्र बोस के एकाएक लापता होने की रहस्यमयी खबर पढ़ी थी, तब से मैं देश से संबंधित हर खबर पढ़ने के लिए अधिक ही बेताब हो जाया करता था। उसी दिन सुबह दिल्ली रेडियो पर सुना था कि हरिद्वार में सुभाष चंद्र बोस को साधु के वेश में पकड़ लिया गया है, लेकिन तुरंत ही दोपहर को खबर के अफवाह होने की भी घोषणा हो गई थी। मालूम पड़ा कि पकड़ा हुआ साधु नेताजी नहीं बल्कि और ही कोई आदमी था। अखबार की खबरों को टटोलते हुए मेरी नजर एक लेख पर रुक गई थी। सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने लिखा था, सुभाष बाबू के अदृश्य होने से कुछ दिन पहले उनकी और मेरी भेंट हुई थी। तब उनके मन में बार बार संन्यास लेने का विचार ही घूम रहा था। मुझे लगता है कि वे साधु बनकर दक्षिण हिंदुस्तान के किसी स्थान पर चले गए होंगे। ऐसा शार्दुल सिंह ने अखबार के संवाददाता को बताया था। मैं अखबारों को यूं ही छानते बैठा था कि एक अजनबी व्यक्ति ने दुकान में प्रवेश किया और अस्सलाम वालेकुम कहकर अभिवादन किया और फिर पश्तो बोली में मुझसे बात करने लगा। उसकी वेशभूषा सरहद पर रहने वाले टोली वालों की सी थी। पेशावरी सलवार, खाकी शर्ट, उस पर ऊन लगी हुई कपड़े की जर्सीनुमा बंडी और ऊपर से पठानी ढंग की चमड़े की बनी जैकेट पूरे बटन लगाकर पहनी हुई थी। सिर पर पठानी साफा, पैरों में ऊन के मोजे और पेशावरी चप्पलें। आपका नाम उत्तम चंद है ना? उसने कुछ हिचकते हुए पूछा।
मैं आश्चर्यचकित था। हाँ, मेरा नाम उत्तम चंद ही है। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उत्तर दिए बिना वह आसपास चारों तरफ कुछ चौकन्नी सी नजर घुमा रहा था। उस चुप्पी से मैं थोड़ा असहज सा हो गया चला था। आखिर मैंने ही उनसे पूछा, आपको जो कहना हो निसंकोच कहें। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसी काम के बिना तो आप मेरे पास निश्चित ही नहीं आए हैं। उसने एक बार फिर सब तरफ अपनी नजर दौड़ाई और अंत में दुकान पर काम करने वाले लड़के अमरनाथ पर अपनी दृष्टि टिका दी। मैंने तुरंत ही लड़के को मेहमान के लिए चाय लाने को कहकर उसे वहां से रवाना किया। अमरनाथ के जाने के बाद पठान जरा निश्चिंत हुआ सा जान पड़ा था और बोला, मैं हिंदी आदमी हूँ, कुछ राजकीय कार्य से यहाँ आया हूँ। कुछ समस्या आ पड़ी थी, इसलिए आपसे मदद मांगने आपके पास आया हूँ। लेकिन आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपको कैसे मालूम हुआ? आप किस काम से आए हैं और आप पर कौन सा संकट आ पड़ा है? आप बताएं तो सही। मैंने कहा, मैं मर्दान जिले के घालदाहार गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भगत राम है। क्या आपको वो घटना याद है जिसमें पंजाब के गवर्नर को गोली मारने का प्रयास एक जवान आदमी ने किया था? वो जवान मेरा भाई ही है। मेरी दुकान पर आए हुए उस मेहमान ने कुछ इस तरह अपना परिचय दिया कि उसका नाम और उसके मुंह से गांव का नाम सुनते ही मैं उत्तेजित हो उठा था। मैंने उसे एकदम गले से लगाया। असल में मेरे चचेरे भाई की ससुराल उसी गांव में थी। मेरे चचेरे भाई की पत्नी भी और कोई नहीं बल्कि भगत राम के पड़ोसी की लड़की थी। हमारी आपसी बातचीत के दौरान मुझे यह सब जानकारी मिली थी। अब मैं पूरा माजरा जान चुका था कि इतने अजनबी आदमी को मेरा नाम कहां से मालूम हुआ। उस आदमी को यह भी अच्छी तरह याद था कि नवजवान भारत सभा का सचिव होने के नाते सन 1930 ईस्वी में मुझे जेल हुई थी। मर्दान जिले की नवजवान भारत शाखा का वह भी एक सदस्य था। मेरे गांव के सब लोग जानते थे कि मेरे चाचा की काबुल में एक दुकान है जिसका सारा कामकाज मैं ही संभालता हूँ। भगत राम मेरे चाचा को पहचानता था। बातों का दौर खत्म होने को था, इसलिए मैंने उनसे पूछा, अब आपका राजनीतिक कार्य बताएं और मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कृपया बताएं। काम ऐसा है कि मैं सुभाष चंद्र बोस को लेकर यहाँ आया हूँ और अब उन्हें गुप्त तरीके से सरहद पार ले जाकर रशिया पहुँचाना है। अब वो कहते कहते रुक गया। उसके मुंह से सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही मैं सकपका सा गया। मैं कुछ ही क्षणों के लिए अवाक रह गया था, मानो मेरी जीभ अंदर ही अंदर घूम गई थी। कुछ देर बाद मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, नेताजी। और यहाँ मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने किसी वस्तु के लिए पूछा। मैंने तत्काल ही नहीं है कहकर उसे जल्दी से वहां से रवाना किया। मैं वहां किसी की मौजूदगी नहीं चाहता था। ग्राहक के जाते ही मैंने अधीर होकर कहा, हाँ तो आगे। भगत राम ने बताया, हम यहाँ एक सराय में ठहरे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक काबुली आदमी हमारा पीछा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अफगान पुलिस में खुफिया विभाग का आदमी होगा। वो हम पर बराबर नजर रखे हुए है। अब आप इस मुश्किल में से निकलने का कोई उपाय बताएं। आपसे मदद मिलने की उम्मीद में ही बॉस बाबू ने मुझे आपके पास भेजा है। इस बीच अमरनाथ चाय लेकर आ गया था। तब हम पश्तों की बजाय उर्दू में बात करने लगे। अमरनाथ उर्दू नहीं जानता था। मैंने भगत राम से कहा, मैं चकित हूँ कि बॉस बाबू ने आपको मेरे पास भेजा है, क्योंकि वे तो मुझे जानते भी नहीं हैं और मैं यहाँ हूँ ये आपको कैसे मालूम? आप नवजवान भारत सभा का काम संभालते थे, तब से मैं आपके नाम से परिचित था। मैं भी मर्दान जिले की सभा का सदस्य था। समिति के काम से मैं 2-3 बार पेशावर आया था। मैंने आपको वहीं देखा था। सन 1930 ईस्वी के आंदोलन में
आपको 2 साल की सख्त सश्रम कारावास की सजा हुई थी। ये भी मुझे अच्छे से याद है। आपके यहाँ होने की बात मुझे आपके चचेरे रिश्तेदार ने बताई थी। यह भी कि काबुल में उनकी दुकान है जो आप संभालते हैं। आप दोनों भाइयों को मैंने बहुत बार देखा है। आप दोनों के चेहरों में बहुत समानता है, इसलिए कई बार पहचानने में मुझसे चूक भी हुई है। फिर से ऐसी कोई गफलत न हो इसलिए मैंने आपका नाम पूछा था। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपके बारे में सुभाष चंद्र बोस को बताया था। भगत राम ने पूरी बात स्पष्ट करते हुए कहा। आपकी बातचीत में मेरे नाम का उल्लेख कैसे हुआ? मैंने विस्मय से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, किंतु यहाँ आकर जब हम जिस विकट परिस्थिति में फंस गए थे उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढना अति आवश्यक था। तब मुझे आपकी याद आई। मैंने सुभाष बाबू से कहा, इस शहर में एक सज्जन गृहस्थ है जिसे अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। सन 1930 ईस्वी के आंदोलन में उसे कारावास की सजा भी हुई थी। तब सुभाष चंद्र बोस ने मुझे जल्द से जल्द आपका पता ढूंढने के लिए कहा। लगता है किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, तभी तो अनेक कठिनाइयां आ रही है। पिछले 5 दिनों से वो खुफिया पुलिस का आदमी हमारे पीछे मानो भूत की तरह पड़ा हुआ हो। हमारी हर गतिविधि पर मानो दूरबीन किसी तरह नजर गड़ाए हुए है। सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही दिन उसकी हरकत को तार गए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। भगत राम ने मेरे विस्मय से भरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। सारा वाकया जानने के बाद मैंने उससे पूछा, आपको यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आप अपने कार्य में कहाँ तक सफल हुए हैं? आपको कोई विपत्ति न हो तो कृपया मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं, आपको बताने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। भगत राम अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला। आज फरवरी माह की 3 तारीख ही है ना? हाँ, मैंने यहाँ आए हुए आज पूरे 13 दिन हो गए हैं। लाहौरी दरवाजे के पास एक सराय में हमने एक कमरा लिया है। उस सराय में बहुत गंदगी है। वह जगह व्यापार के लिए इस शहर में आने वाले ऊँटों और खच्चरों का अड्डा है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से सतत किसी रशियन काउंसलर से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु कठिनाई ये है कि यहाँ अपरिचित आदमियों को रशियन काउंसिल में प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मैंने एक दिन रशियन निशान की एक मोटर गाड़ी जाते हुए देखी और मैंने सुना था कि यहाँ सिर्फ विदेशी काउंसलरों को अपना गाड़ी पर अपने देश का निशान लगाने की अनुमति प्राप्त थी। मैंने उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकने पर शोफर के पीछे वाली सीट पर बैठे एक आदमी को देखकर मैंने अपनी टूटी फूटी पर्शियन भाषा में उसे कुछ अटकते अटकते सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, लेकिन उसने पर्शियन में ही मुझसे उल्टा प्रश्न किया कि वे सुभाष चंद्र बोस ही हैं ना? ये मैं कैसे मान लूं? प्रश्न सुनकर मैं निराश हो गया था। नेताजी की पहचान साबित करने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। हमें चुपचाप खड़ा देखकर उससे अपनी गाड़ी आगे बढ़वा दी थी। भगत राम द्वारा बताए गए घटनाक्रम को समझते हुए मैंने उससे कहा, आप लोगों को रशियन काउंसलर से संपर्क करने और संवाद साधने में इसलिए मुश्किल आ रही है कि अव्वल तो आपको पर्शियन भाषा अच्छे से नहीं आती है, दूसरे आपकी पहचान बताने वाले परिचय पत्र भी आपके पास नहीं है। इन्हीं कारणों से रशियन काउंसलर के मन में आपके लिए विश्वास नहीं जम पाया है। भगत राम मेरी बात से सहमत होते हुए बोला, ऐसा ही हुआ होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, आज का ऑडियो बुक, जो कि था सुभाष चंद्र बोस के नेताजी के महापलायन से संबंधित। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको सुभाष चंद्र बोस के महापलायन से संबंधित कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा, ऑडियो बुक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सुझाव जरूर लिखें, जरूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।